अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की, जिसे एनर्जी सेक्टर भी बोला जाता है। और इस सेक्टर से 5 ऐसे शेयर्स के बारे में मैं आज एनालिसिस करूंगा जो कि मेरे फेवरेट शेयर्स हैं और जिनमें मैंने हमेशा से एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर ऐसे सेक्टर्स में से एक सेक्टर है जिसके अंदर जो शेयर्स हैं ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कहलाते हैं। और इनकी जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो बाकी डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि ये वो सेक्टर है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा से एक लुक्रेटिव सेक्टर रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मंदी का रुझान हो या मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही हो, दोनों सूरतों में इस सेक्टर के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसमें कैपिटल गेन के साथ साथ आपको डिविडेंड की मद में भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है। तो सबसे पहले इस सेक्टर में से जिस कंपनी की मैं बात करूंगा वो है हबको। हबको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर में एक जानी पहचानी कंपनी है और मार्केट कैपिटल के लिहाज से ये सबसे बड़ी कंपनी आप कह सकते हैं इन इन द पावर सेक्टर। अगर इसके शेयर की करंट प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त ये 64.8 पे ट्रेड हो रहा है, जबकि 52 वीक्स यानी एक साल की अगर हम रेंज देखें तो 63.91 और 83.21 के बीच में ये ट्रेड होता रहा है। यानी कि इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 52 वीक्स रेंज की जो लोएस्ट वैल्यू है ऑलमोस्ट उसके करीब करीब है। तो इससे आप कह सकते हैं कि आपको इस वक्त ये एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। इसकी मार्केट कैपिटल 84.06 बिलियन है, विच इज़ ह्यूज। इट मीन्स इट्स अ बिग कंपनी। जबकि अगर हम इसकी सेल्स के डेटा को देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 2020 से 2021 तक इसकी 13.08% रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 फिजिकल ईयर्स की इसकी सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो नेगेटिव में है, -5.73। एक्चुअली पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर अगर हम पावर सेक्टर में देखें तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव नेगेटिविटी इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स ग्रोथ एंड द प्रॉफिट्स। और इसमें कुछ मार्केट की और ओवरऑल मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर के अंदर जो इनके डिफरेंट इश्यूज होते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिसीवेबल्स और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं सर्कुलर डेट के हवाले से, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की कंपनीज कुछ ऐसे क्वार्टर्स आते हैं जिसमें ज़्यादा प्रेशर में होती हैं। अगर इस कंपनी की करंट रेशो की बात की जाए तो वो 1.48 बन रही है। करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की डिवीजन से हमें मिलती है। तो करंट रेशो एक से ऊपर है, इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के पास जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज से खासे ज़्यादा हैं। इसलिए इसको इन द नियर फ्यूचर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसको अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ भी करना पड़े। इसके बाद इसकी प्राइस की अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो वो 2.5 बनती है, जबकि इस सेक्टर पावर सेक्टर की जो एवरेज है वो 3.9 है। तो इस सेक्टर की एवरेज से इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो काफ़ी कम है। इसका मतलब है कि अभी जो प्राइस पे आपको मिल रहा है ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक एज एन अपॉर्चुनिटी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इस शेयर की अगर हम बीटा वैल्यू की बात करें तो वो 1.18 है। बीटा वैल्यू अगर एक से कम हो तो इसका मतलब ये होता है कि उस कोई भी कंपनी जिसकी बीटा वैल्यू लेस देन 1 है उसका जो शेयर है वो मार्केट के अंदर काफ़ी स्टेबल है और मार्केट की फ्लक्चुएशंस का उसके अंदर उसके ऊपर असर कम से कम होता है। लेकिन ये वैल्यू एक से जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जब फ्लक्चुएट करती है, मार्केट के अंदर अगर कोई भी ट्रेंड चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट ये कंपनी ज़्यादा ले रही होती है। तो इस कंपनी में भी एक से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब है कि मार्केट जब भी फ्लक्चुएट करती है, मार्केट नीचे जाती है तो उसके भी असरात होते हैं और मार्केट जब ऊपर जाती है तो उसके भी असरात इसके ऊपर ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि इस वक्त इसकी कीमत 64.8 है, जो कि काफ़ी नीचे है, जस्ट बिकॉज के इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से और इंटरनेशनल और नेशनल फैक्टर की वजह से और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी वो इस वक्त डाउन है, तो उसके असरात इस कंपनी ने भी ज़्यादा लिए हैं। इसके बाद अगर हम इसकी पे आउट रेशो की बात करें तो वो 46.21% है। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो इसके प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से आधे जो हैं वो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही होती है, विच इज़ गुड। क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनकी पे आउट रेशो बहुत ज़्यादा होती है, वो भी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं समझा जाता, और अगर बहुत कम है तो उसको भी बेहतर नहीं समझा जाता। लेकिन इसकी जो पे आउट रेशो है वो सिग्निफिकेंटली गुड है।
उसके बाद अगर हम इसके डिविडेंड को देखें, लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 6.50 डिविडेंड पे किया, जबकि लास्ट एनुअल डिविडेंड जो इसका है वो 12 रुपये है। तो एक कंपनी जिसकी मार्केट प्राइस 60 और 70 या 60 और 80 के बीच में ट्रेड हो रहा हो, उसमें अगर साल में आपको 12 रुपये डिविडेंड मिल रहा है तो ये एक अच्छा डिविडेंड समझा जाएगा। और इसकी डिविडेंड यील्ड की बात की जाए अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021, तो वो 18.45% बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर इसी परसेंटेज के हिसाब से ये कंपनी अपने डिविडेंड पे करती रहे तो आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगी वो तकरीबन 5-5.5 साल में पूरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑलरेडी उसमें जो आपने पैसा लगाया वो आपको मिल चुका है, और अब बाकी आपकी सारी इसमें एडिशनल प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। अब इस कंपनी की हम देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर का ट्रेंड क्या चल रहा है 2014 से लेके 2021 तक। अगर हम देखें तो द पॉजिटिव थिंग इज के इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, और 5.66 था इसका 2014 में, जबकि 2021 में 25.97 पे चला गया है। तो 2020 और 21 के नंबर अगर आप देखें तो 19.31 और 25.97। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत बेहतर तरीके से अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज कर रही है। उसके बाद अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें पिछले एक साल में, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर रड नज़र आएगा। 1 महीने में, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल, तमाम के तमाम आपको नेगेटिव परसेंटेजेस नज़र आ रही हैं, यानी कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो मुसलसल माइनस में ही रही है। तो इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं। एक लिहाज से तो आपने इसको थोड़ा मज़ीद असेस करना है कि क्या रीज़न्स हैं, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, या ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल या मार्केट की सिचुएशन की वजह से ये नेगेटिव जा रहा है, या क्या रीजंस हैं। ऑफ कोर्स उसके बारे में हम डेटा शेयर कर रहे हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कंपनी इटसेल्फ स्ट्रांग है और इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। सो इट्स समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कंपनी। जो करंट सिचुएशन है कंपनी के अंदर, कंट्री के अंदर, या ओवरऑल सिचुएशन इंटरनेशनली, तो वो कुछ ऐसी रीजंस होती हैं। और फिर पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट का और रिसीवेबल्स का भी प्रॉब्लम होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इस कंपनी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसकी जो प्राइस है ज़्यादातर नेगेटिव ही रही है। तो इट इज़ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एज वेल कि अगर इसकी प्राइस पिछले एक साल में नीचे ही रही है तो इसका मतलब है कि अभी आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसकी जो पे आउट्स हैं, पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 2021 तक हर साल सवाए 2019 और 20 के 2019 और 20 में इनका डिविडेंड जो है वो ज़ीरो है, लेकिन 17 में 75% यानी कि 7.5 रुपीज़, 18 में 76% यानी 7.6 रुपीज़, जबकि 2021 में 120% यानी कि 12 रुपये इन्होंने डिविडेंड पे किया है। जबकि बोनस शेयर्स इन्होंने नहीं दिए, लेकिन इस कंपनी ने 2019 में 12.1% राइट शेयर्स भी इशू किए हैं। तो इसकी जो डिविडेंड या बोनस हिस्ट्री है या राइट शेयर की हिस्ट्री है, इसमें से हम ये देख सकते हैं कि बीच में कुछ ऐसे साल भी हैं जिसमें इसने पे नहीं किया, लेकिन हम ये इन जनरल देख सकते हैं कि ये कंपनी जब भी प्रॉफिट में जा रही है या अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको ये डिविडेंड भी पे कर रही है और राइट शेयर्स भी दे रही है। राइट शेयर्स तो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बोनस और डिविडेंड अगर कोई कंपनी तवातुर से पे कर रही है तो दैट इज़ समथिंग पॉजिटिव। उसके बाद हम जो दूसरी कंपनी देखेंगे वो है कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड, कैपको। कैपको बहुत अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी फॉर वेरियस रीजंस काफ़ी प्रॉब्लम्स में भी रही है और प्रॉब्लम्स में रहती भी है, लेकिन इसके बावजूद मेरे पसंदीदा शेयर्स में से एक शेयर है फॉर द डिफरेंट रीजन विच आई विल डिस्कस हेयर। और इसकी अगर थोड़ा सा हम फिगर्स देख लें तो इसकी करंट प्राइस 27.19 है, जबकि 52 वीक्स की अगर हम रेंज देखें तो 26.5 से लेके 47.59 के बीच में इसका शेयर ट्रेड होता रहा है। तो इसकी भी हब्को की तरह जो करंट प्राइस है वो 52 वीक्स के लोएस्ट के ऑलमोस्ट करीब करीब है। तो रिसेंटली जो इस कंपनी ने जो अपने रिजल्ट शेयर किए उसके बाद इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं डिविडेंड पेइंग कंपनीज, अगर ये डिविडेंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो और डिविडेंड ना आए तो उसके बाद भी नॉर्मली इनकी प्राइसेस नीचे आती हैं, और ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है उसकी वजह से भी इसकी प्राइस पिछले कुछ अर्से से नीचे जा रही है। अगर हम इसका कैपिटल देखें, मार्केट कैपिटल इसका 23.93 बिलियन है। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा फिगर है, लेकिन हब्को के मुकाबले में ये बहुत कम है, लेकिन स्टिल इट्स वन ऑफ द बिग जायंट कंपनीज इन द पावर सेक्टर। और अगर इसकी सेल्स को हम देखें ईयर ऑन ईयर 2020 से 2021 के बीच में, तो इसकी सेल्स नेगेटिव हैं -29.62, यानी कि पिछले 2020 और 21 के बीच में इसकी सेल्स में काफ़ी कमी हुई है।
और पावर सेक्टर के अंदर अगर इसकी सेल्स में कमी आ रही है तो इसका मतलब है कि चूँकि इनके सबसे ज़्यादा इनसे परचेज हो रही होती है इस तरह के पावर प्लांट से, वो गवर्नमेंट होती है। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के मैटर्स या गवर्नमेंट के इश्यूज़ की वजह से इन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस या इनकी सेल्स भी इम्पैक्ट होती हैं। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें दो सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 तो उसके बीच में इसकी सेल्स पॉजिटिव हैं, यानी कि 19.82% इंक्रीज हुआ है। जबकि इस कंपनी की अगर हम करंट रेशोज़ की बात करें तो इसकी जो करंट रेशो है वो 2.11 है। इसका मतलब है कि ये इस कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज़ से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो हमने हपको का देखा था उसकी 1 पॉइंट समथिंग थी, जबकि इसकी करंट रेशो 2 प्लस है। तो इसका मतलब है कि इसके जो करंट एसेट्स हैं वो इवन हपको के मुकाबले में भी ज़्यादा हैं इफ़ वी कंपेयर टू द करंट लायबिलिटीज़। जबकि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 हम देखें तो 2.36 बन रही है, जबकि मैंने पहले भी बताया कि इस पावर सेक्टर की जो एवरेज है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो वो 3.9 है। तो अगेन ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो पी रेशो है वो सेक्टर के एवरेज से काफ़ी कम है, इसलिए आप इसको भी एक डिस्काउंटेड शेयर कह सकते हैं। इस कंपनी की बीटा वैल्यू 1.12 है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती हैं इसका असर ये काफ़ी लेती है, लेकिन हपको के मुकाबले में इसकी बीटा वैल्यू थोड़ी सी कम है। इसका मतलब है हपको जितना ज़्यादा इम्पैक्ट ले रही होती है उससे ये थोड़ा कम इम्पैक्ट ले रही होती है मार्केट फ्लक्चुएशंस का। जबकि इस कंपनी की पे आउट रेशो अगर हम देखें तो वो 86.06% बन रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी जो कमा रही है उसमें से मेजॉरिटी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे कर रही है। तो इसको आप पॉजिटिव साइन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा नेगेटिव कंसीडर करूंगा कि अगर कोई भी कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसका आधे से ज़्यादा शेयर होल्डर्स में बांट रही है तो इसका मतलब ये है कि दो ही वजूहत हो सकती है। एक तो ये कि कंपनी के अंदर फर्दर एक्सपेंशन की या ग्रोथ की कोई कैपेसिटी मौजूद नहीं है, या फिर दूसरा ये है कि कंपनी का कोई इतना अच्छा विजन नहीं है कि उसने उन पैसों को या जो भी उसके प्रॉफिट्स है उसको किस तरह यूटिलाइज करना है। तो आइडियली ऐसे होना चाहिए कि कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमा रही है उसमें से जहां अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से बेनिफिट दे, साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो पैसा है वो उसको ग्रोथ के ऊपर भी लगना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर आपको वो चीज़ कम नज़र आ रही है, मेजॉरिटी पैसे जो है ये वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट रहे हैं। इसके डिविडेंड को अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर ₹4 था, जबकि एनुअल डिविडेंड ₹10 था। तो यहाँ पर जो ये मैं डेटा आपको लास्ट क्वार्टर और डिविडेंड का दे रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरीली कि अभी जो रीसेंट वन है उसकी बात हो रही है। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये पिछले क्वार्टर की बात हो रही है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इसके रिजल्ट्स हैं उसमें इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। जबकि इसके डिविडेंड यील्ड की बात की जाए अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 तो वो 36.42% बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं अगर वो इसी रफ्तार से या इसी रेशो के साथ से आपको डिविडेंड देता रहे तो आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल में कवर अप हो सकती है। अब इस कंपनी के अगर हम ईपीएस की फिगर्स देखें तो आप देख सकते हैं कि 2014 से लेकर 2021 तक इनका ईपीएस मुसलसल पॉजिटिव ही रहा है, लेकिन 2020 का जो इनका ईपीएस है वो बहुत ज़्यादा था, 26.83 था, जबकि 2021 में ये कम होकर 11.62 हुआ है। कि इससे पहले 2014 में 8 था, 8.78, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि इसका डबल फिगर्स में ही रहा है। तो ओवरऑल इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 प्लस ही ज़्यादातर रहा है फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स। लेकिन 2021 में इसके ईपीएस का कम होना और अभी जो इनकी रीसेंट एनुअल रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि कंपनी ने थोड़ा सा सफ़र किया है, यही वजह कि उसके डिविडेंड के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको इसकी एनुअल जो स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसके अंदर से मजीद देखना है बिफोर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर एक साल की बात करें तो जस्ट लाइक हबको, कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि पिछले एक साल में इनकी जो शेयर की प्राइस है वो मुसलसल आपको रेड नज़र आ रही है। पिछले एक महीने में इनकी जो प्राइस है वो 11.9% गिरी है, जबकि पूरे एक साल का अगर हम देखें तो इनकी 31.7% इसकी जो शेयर प्राइस है वो गिर चुकी है। तो ऑफ कोर्स इसको जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आप इन अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं कि अगर ये 52 वीक्स के लो के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है तो इट मीन्स के देयर इज़ अ पोटेंशियल कि ये आगे, चूँकि गवर्नमेंट जो अपकमिंग जो नई गवर्नमेंट है ये पावर सेक्टर को लेके पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का शॉर्टफॉल है उसको लेके बहुत सीरियस नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी सम पॉलिटिकल फैक्टर्स व्हिच आई विल नॉट डिस्कस हियर,
लेकिन इन जनरल पाकिस्तान के अंदर चूँकि गर्मी का मौसम है तो लोड शेडिंग और इस तरह के इश्यूज़ को अगर कंट्रोल करना हो तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि पावर सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए जाएँ या उनके जो भी सर्कुलर डेट्स का मसला है या जो उनके रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो अगर इस तरह का कोई भी स्टेप कोई भी गवर्नमेंट उठाती है तो उसका फ़ायदा फिर पावर सेक्टर की कंपनीज़ को मिलता है और दैट बिकम्स एन अपॉर्च्युनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर हम इसके पे आउट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो 2017 से लेके 2021 तक आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ये आपको डिविडेंड पे कर रही है। कॉन्ट्ररी टू हबको के केस में हमने देखा था कि बीच के 2 साल में 19 और 20 में उसने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, जबकि इस कंपनी ने 2017 में 90.5% विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 यानी कि 9 रुपये 50 पैसे के 2018 में 91.5 यानी 9 रुपये 15 पैसे नो 91.50%, जबकि 2019 में 45%, जब जो कि बनता है 4.5 रुपीज़, जबकि 2021 में 15% 1.5 रुपीज़ और 2020 में 1.5 रुपीज़, जबकि 2021 में 100% जो कि बनता है 10 रुपीज़। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि 2017 से लेके 21 तक मुसलसल ये कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, जबकि बोनस शेयर्स और राइट्स की अगर हम बात करें तो एज सच इसने कोई आपको बोनस शेयर या राइट्स पे नहीं किए, बट स्टिल कंटिन्यूस डिविडेंड पे करना दैट्स अ गुड साइन। लेकिन पे आउट रेशो उनकी बहुत ज़्यादा है जिसको मैं पॉजिटिव नहीं कंसिडर करता, यानी कि पहले भी जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये अपनी जो भी अर्निंग्स होती हैं उसका बहुत बड़ा चंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट दे शेयर विद द शेयर होल्डर्स। जो तीसरी कंपनी मैं इस लिस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ वो है कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो कि हबको या कपको के मुकाबले में अगर हम इनका कैपिटल देखें तो ये एक छोटी कंपनी है और 6.22 बिलियन इसका कैपिटल है, लेकिन एक बड़ी ही स्टेबल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इट्स मार्केट सिचुएशन। मार्केट के अंदर जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, बुलिश या बियरिश ट्रेंड्स आते हैं, तो इस कंपनी का जो शेयर है वो बहुत स्ट्रांगली उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, इसलिए ये मेरे फेवरेट शेयर्स में से एक शेयर है। इसकी जो करंट प्राइस है वो 36.69 है, जबकि 52 वीक्स की अगर हम रेंज देखें तो 31 और 43 के बीच में ट्रेड कर रहा होता है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसके शेयर में नहीं है। जबकि इसका अगर मार्केट कैपिटल देखें तो हमने पहले डिस्कस किया कि 6.22 बिलियन है, विच इज़ नॉट दैट मच कंपेयर टू हबको एंड कैपको। जबकि इसकी सेल्स को देखें तो 2020 और 21 के बीच में जो ईयर ऑन ईयर है उसकी ग्रोथ नेगेटिव में रही है -10.55%, बट दिस इज समथिंग वी सी कंसिस्टेंट फॉर द अदर कंपनीज एज वेल। तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं समझेंगे, बिकॉज अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर कुछ फंडामेंट मार्केट की सिचुएशन की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से या ओवरऑल कंट्रीज़ की इकानमी की वजह से किसी साल किसी कंपनी की सेल्स में फ़र्क पड़ता है, तो स्टिल अगर कंपनीज़ के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिव कंसिडर नहीं करते। अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो सेकंड और थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 इसमें इसकी जो सेल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई हैं 82.98%, जबकि इसकी करंट रेशो 2.08 है। इसका मतलब है कि इसकी जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज से काफ़ी ज़्यादा है। जबकि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर हम देखें अप टू 2021 फोर्थ क्वार्टर तो वो 5.22 है। ये प्राइस टू अर्निंग रेशो जो सेक्टर की एवरेज है 3.9 उससे ज़्यादा है। तो उस बेस पे आप कह सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो की बेसिस पे अगर हम इसको इसके करंट प्राइस को देखें तो इसको आप ओवर प्राइस्ड कहेंगे। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि इसकी प्राइस अगर थोड़ा सा मज़ीद नीचे आती है तो देन इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू जंप इन। उसके बाद अगर हम इसकी बीटा वैल्यू की बात करें तो वो 0.44 है, जो कि एक अच्छी बीटा वैल्यू समझी जाएगी। इसका मतलब है कि इस कंपनी के शेयर में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर इस कंपनी के शेयर में स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो अब जैसे पहले मैंने बात की कि इसकी प्राइस के नीचे आने का वेट करें, तो कम इवन के अगर आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बियरिश ट्रेंड भी होता है तो इस कंपनी के शेयर के लिए आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा नीचे अगर आपको लोवेस्ट प्राइस पे मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डिसाइड। इसके बाद पे आउट रेशो इसकी ये एक अलार्मिंग फैक्टर है 215.40%, यानी कि जो कंपनी अर्न कर रही है उससे भी ज़्यादा ये पे आउट की मद में आपको पे कर रही है। दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने जो इसके पास रिजर्व्स हैं या जो इसके पहले के प्रॉफिट्स इनके पास सेव हैं अपनी इक्विटी के अंदर, उसमें से ये पे कर रहे हैं। तो ये कोई एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि कंपनी कोई भी अगर अपनी अर्निंग से ज़्यादा पे कर रही है तो इसका मतलब है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट या लॉन्ग लास्टिंग डिविडेंड अप्रोच नहीं है। इसके बाद अगर हम इसके डिविडेंड की अमाउंट्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर 2022 यानी कि सेकंड क्वार्टर में इन्होंने 2.75 रुपीज़ दिया, जबकि एनुअल डिविडेंड लास्ट देखें तो वो 15.25% है,
जबकि डिविडेंड यील्ड इनका 2021 फोर्थ क्वार्टर तक देखें तो 41.29% बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर इसी रेशो से ये डिविडेंड पे करती है तो ऑलमोस्ट 2.5 साल में आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो कवर हो जाती है। अब हम इसके अगर ईपीएस को देखें तो 2014 से लेके 2021 तक इनका जो ईपीएस है वो मुसलसल पॉजिटिव ही रहा है। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे 2019 में इसका ईपीएस 3.25 था, जबकि 2020 और 21 में ये फिर से इंक्रीज हुआ है। 2020 में 6.12 जबकि 2021 में 7.08। तो एक कंपनी जिसकी शेयर की प्राइस 30 और 40 के बीच में, उसके अंदर अगर ईपीएस आपको 6 या 7 तक मिल रहा है तो इट्स अ गुड ईपीएस। लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो 5.22 है, जो कि वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सेक्टर की एवरेज है उससे ज़्यादा है। उसके बाद इस कंपनी की अगर हम परफॉर्मेंस देखें इसके शेयर की एक साल के दौरान, तो आप देख सकते हैं कि अगर पूरे साल में देखें तो इसकी प्राइस 7.01% इंक्रीज हुई है, क्योंकि 31 से 36 पे, 31 इज़ द लोवेस्ट ऑफ 52 वीक्स और 36 इज़ द करंट प्राइस। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंक्रीज है। जबकि 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में देखें तो इनकी प्राइस जो है ना वो वहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर्स ही नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन्स के अगर पिछले कुछ अरसे से देखें, एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स अगर हम देखें, तो इसकी जो ओवरऑल करंट प्राइस है मार्केट के अंदर इसके शेयर की, उसके अंदर आपको काफ़ी नेगेटिविटी नज़र आ रही है। लेकिन इस तरह के शेयर्स के अंदर जब भी डिविडेंड अनाउंस हो रहा हो या डिविडेंड अनाउंस करने का वक्त करीब आ रहा हो, तो उस वक्त एक दफ़ा फिर आप देखते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड नज़र आता है। अगर हम इसकी पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन बाकी तमाम सालों में 2017 में 52.5%, जबकि 2018 में 35%, 2019 में 50% और 2021 में 152% इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया। तो इस जो परसेंटेजेस दी हुई हैं इसको आपने फेस वैल्यू के साथ देखना है। फेस वैल्यू 10 है, तो 2021 में अगर इसने 152.5% दिया है तो इसका मतलब है 15.25 रुपये इसने डिविडेंड पे किया है। इसी तरह 2019 में अगर 50% है तो उसका मतलब है 5 रुपये। जबकि इस कंपनी ने कोई बोनस या राइट शेयर्स वगैरह इन पिछले 4 सालों में नहीं दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी छोटी कंपनी कंसिडर की जाएगी पावर सेक्टर में, वो है सैफ पावर लिमिटेड। इन टर्म्स ऑफ इट्स मार्केट कैपिटल, इसका मार्केट कैपिटल भी 6.76 बिलियन है। तो कोहिनूर और इसको आप देख सकते हैं कि दोनों ही 6 समथिंग बिलियन इनके कैपिटल्स हैं, जो कि कैपको और हपको के मुकाबले में काफ़ी कम है। जबकि इस कंपनी की अगर हम करंट प्राइस को देखें तो 17.5, जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो 14.79 से 25.75 के बीच में रहता है। तो अब इसकी जो करंट प्राइस है वो 52 वीक्स की लो के थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि काफ़ी आपको इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी ने अभी रिसेंटली जो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट दिखाई है उसके अंदर इनके जो फिगर्स हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है। यही वजह है कि उसमें इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस नहीं किया और ओवरऑल उसकी वजह से इसकी जो मार्केट के अंदर पोजीशन है उस पर भी फ़र्क आया है और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। लेकिन पावर सेक्टर के अंदर इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं, ख़ास तौर पे जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट के डिफरेंट रीजंस की वजह से जो इनके पेएबल्स हैं उनके हवाले से, रिसीवेबल्स हैं उसकी वजह से, सेकुलर डेट्स वगैरह और इस तरह के जो भी इश्यूज होते हैं उनकी वजह से पावर सेक्टर बाज़ औक़ात इस तरह के हॉट वाटर्स में चला जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी रिकवरी भी हो जाती है जब उनको उनके जो भी एरियर्स वगैरह होते हैं वो वापस मिलते हैं। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें 2020 से 21 तक, तो 83.69% इनकी सेल्स में इंक्रीज हुए हैं, जबकि क्वार्टरली हम देखें 2022 के सेकंड और थर्ड क्वार्टर में तो इसकी 65.96% डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि इस एक क्वार्टर के अंदर इनकी जो सेल्स हैं वो खातर तौर पे कम हुई हैं। जबकि इस कंपनी की करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो से हमें नज़र आ रहा है कि इसकी जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज से काफ़ी ज़्यादा हैं, यही वजह कि इसका नंबर 1.43 है। जबकि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 3.89 है, जबकि सेक्टर की एवरेज 3.9 है, तो ऑलमोस्ट ये एवरेज पे है। तो यहाँ पर इसकी प्राइस को आप सेक्टर के हवाले से देखें तो ये आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, यानी कि ओवर प्राइस्ड नहीं है। जबकि इसकी बीटा वैल्यू 0.75 है, तो ये भी ऐसे स्टॉक्स में से है जो कि कम मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ले रहा होता। तो कोहिनूर के केस में भी हमने देखा था और अभी सैफ पावर के केस में भी कि इसकी जो मार्केट में सिचुएशन है वो काफ़ी स्टेबल होती है और मार्केट के जो अंदर जो भी जो करंट सिचुएशन की वजह से अगर अप एंड डाउन आता है तो उसका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता।
इसकी पे आउट रेशो अगेन दैट्स अलार्मिंग 176.99, यानी कि ये कंपनी भी जो इसकी अर्निंग्स हैं उससे ज़्यादा पे कर रही है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, विच इज़ अगेन नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच। और अगर हम इसके डिविडेंड की अमाउंट्स देखें तो लास्ट क्वार्टर में, जो कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 है, उसमें इन्होंने ₹1 डिविडेंड पे किया था, जबकि मैंने अभी जैसे बताया कि उसके बाद जो इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 की, उसमें इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया और उसमें इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जबकि एनुअल डिविडेंड हम लास्ट की बात करें तो वो ₹8 बनता है, जबकि इनके डिविडेंड यील्ड अप टू लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 देखें तो 45.53% बनता है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। यानी कि तकरीबन 2 सवा 2 साल में आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो अगर इसी रेशो के साथ ये डिविडेंड पे करते हैं तो वो कवर अप हो जाती है। अगर हम इसकी ईपीएस देखें तो आप देख सकते हैं कि 2014 से लेके 2021 तक इनकी ईपीएस में 2014 से 2019 तक मुसलसल पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। 5.14 से इनका ईपीएस 9.44 पे गया, लेकिन उसके बाद इसका एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 2020 में 6.14, जबकि 2021 में मजीद कम हो गए 4.52। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने मजीद इसकी एनुअल रिपोर्ट्स में से और इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करके देखना है कि इसका जो ईपीएस है वो अब डाउन ट्रेंड में क्यों है। अगर हम इसकी शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल के अंदर इसकी जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 10.36 है, लेकिन अगर 1 मंथ में देखें या 3 मंथ में देखें तो वो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो नीचे गई है काफ़ी। तो ये एक ऑब्वियस रीज़न तो ये भी है कि इसने अभी रिसेंटली जो अभी अभी चंद दिन पहले इनकी रिपोर्ट आई है उसमें कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस नहीं किया और रिजल्ट्स में भी लग रहा है कि इनको लॉसेज हुए हैं। तो इस तरह के जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसकी वजह से भी इन कंपनीज़ के शेयर्स की प्राइस में फ़र्क आता है। लेकिन ऐसी कंपनी जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, ये दोबारा जब भी कभी डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो फिर से इनकी प्राइस इंप्रूव हो जाती है। अगर हम इसके पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में देखें 2017 से लेकर 2021 तक, तो आप देख सकते हैं कि इसने कंटिन्यूसली तमाम सालों में डिविडेंड पे किया है। 2017 में इन्होंने 36.5%, 2018 में 29.5%, 19 में 30%, 20 में 37.5%, जबकि 2021 में 80% इन्होंने डिविडेंड पे किया है। यानी कि इनके जो डिविडेंड पे आउट है वो भी मुसलसल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 2021 में ये ₹8 पर चला गया, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। 2020 में ये 3.7 रुपीज़ था, जबकि 2019 में ₹3 था, क्योंकि हमने फेस वैल्यू को 10 कंसीडर करना है इस केस में भी, जबकि इन्होंने बोनस और राइट शेयर वगैरह कोई इशू नहीं किए। तो इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी हम डिस्कस करेंगे वो है एंग्रो ग्रुप की, एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड। ये भी एक छोटे कैपिटल वाली कंपनी है, 6.6 बिलियन इसका मार्केट कैपिटल है, जबकि इसकी करंट मार्केट प्राइस 20.56 है, जबकि 52 वीक्स की अगर हम इसकी रेंज देखें तो 16 से लेके 30 तक गई है। तो अभी रिसेंटली पिछले कुछ अर्सा पहले इस कंपनी ने बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था, जिसकी वजह से इसकी प्राइस एकदम से बहुत ऊपर चली गई थी। यही वजह कि इसने अपना हाई 30 टच किया। जबकि अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो इसका 2020 से 21 तक जो इसकी सेल्स हैं वो ग्रो हुई हैं 26.01%। लेकिन हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो फोर्थ क्वार्टर से लेके ऑफ 2021 से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, इसमें जो इनकी सेल्स हैं वो कम होकर 42.9%, इसमें आपको डिक्लाइन नज़र आ रहा है। इस कंपनी की करंट रेशो जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की डिवीजन से हासिल होती है वो 1.37 है, विच इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इनकी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा है। जबकि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर हम देखें तो वो अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 4.2 बनती है, जो कि इस सेक्टर की एवरेज 3.9 से ज़्यादा है। उस लिहाज से इसकी जो करंट प्राइस है इसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। इस कंपनी की बीटा वैल्यू 0.68 है, जो कि अच्छी है, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ले रहा। जबकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की भी पे आउट रेशो 152% है, जो कि सस्टेनेबल नहीं कंसीडर की जाएगी। यानी कि इस कंपनी अपनी जो अर्निंग्स हैं उससे ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ गुड बिजनेस प्रैक्टिस। और इस तरह की जो डिविडेंड पेमेंट्स होती हैं वो आप लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनीज अगर अपने अर्निंग से ज़्यादा एक दो दफ़ा पे करती हैं तो दैट्स पॉसिबल, लेकिन ऑफ कोर्स कंपनीज लॉन्ग रन में अपनी अर्निंग से ज़्यादा कभी भी पे नहीं कर सकती। जबकि अगर हम इसके डिविडेंड के फिगर्स देखें लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 यानी कि फोर्थ क्वार्टर की, तो वो ₹6 बनता है, जबकि लास्ट एनुअल डिविडेंड इनका 7.5 बनता है। तो ये ₹6 का डिविडेंड वही डिविडेंड है जिसके अनाउंसमेंट के बाद इसके शेयर की प्राइस एकदम से काफ़ी तेज़ी से मूव करी थी अपवर्ड ट्रेंड में,
क्योंकि 6 रुपीज़ का डिविडेंड एक ऐसी कंपनी के शेयर से जिसकी शेयर की प्राइस 16 और 30 के बीच में ट्रेड करती है, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट समझी जाती है। जबकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 वो 36.34% है। अगर हम इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर का ट्रेंड देखें 2014 से लेकर 2021 तक, तो आप देख सकते हैं कि 2019 में इनका ईपीएस सबसे ज़्यादा था 10.5%, जबकि उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2020 और 21 में इनका ईपीएस भी जस्ट लाइक सैफ पावर लिमिटेड डिक्लाइन में है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो 2014 से लेके 2018 तक इनका जो ईपीएस है वो 6 और 8 के बीच बीच में ही हवर अराउंड करता रहा है। अगर हम इस कंपनी के शेयर की पिछले एक साल की ट्रेडिंग परफॉर्मेंस देखें, जो मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस के हवाले से, तो पिछले एक साल में इसकी जो प्राइस है वो 1.18% बढ़ी है। लेकिन अगर हम 1 मंथ या 3 मंथ में देखें तो ये प्राइस कम हुई है। आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में इसकी प्राइस 22.23% गिर गई है। अब अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये भी वो उन कंपनीज में से है जो कि रेगुलरली आपको डिविडेंड पे कर रही हैं। 2017 में 32.5%, जबकि 2018 में 15%, 19 में 30%, 20 में 30% और 21 में 75% डिविडेंड इन्होंने पे किया है। तो 75% डिविडेंड यानी 7.5 रुपीज़ डिविडेंड, दैट्स अ ह्यूज नंबर। जबकि इस कंपनी ने भी कोई बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स वगैरह आपको पिछले 4 सालों में इशू नहीं किए। तो ये था एनालिसिस आज मेरी फेवरेट 5 कंपनीज का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर में से। ऑफ कोर्स इनमें से कुछ कंपनीज के कुछ रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो कंपनीज हैं जो कि जब भी प्रॉफिट्स में जाती हैं आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देती हैं और आपको कैपिटल गेन भी दे रही होती हैं। और सेकेंडली ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर इन फ्यूचर भी लुक्रेटिव सेक्टर ही रहेगा, क्योंकि पावर की डिमांड्स पाकिस्तान के अंदर मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और डेफिनेटली उस हिसाब से इन कंपनीज़ के जो इम्पोर्टेंस है वो सिग्निफिकेंस है वो भी बढ़ती जा रही है। और गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो इनके डिफरेंट एरियर्स होते हैं या जो इन कंपनीज़ की जो एरियर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ इन टर्म्स ऑफ द पेएबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट और रिसीवेबल्स फ्रॉम दीज कंपनीज़, तो वो भी वक्तन फ़वक्तन पे किए जाते रहते हैं। और उसके साथ साथ जब भी इन कंपनीज़ को पे किया जाता है उसके बाद इन कंपनीज़ की ओवरऑल जो सेल्स या कैश फ्लो है उसके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को भी जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इन कंपनीज़ के बारे में आप फर्दर मज़ीद अपनी रिसर्च करें, अपने जो भी आपका क्राइटेरिया है, आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, तो उस हिसाब से इन कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट्स को भी फर्दर एनालाइज करें और बेस्ड ऑन दैट टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कन्वे की गई वो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपके कोई भी फीडबैक है, कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन एंड क्वीरीज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।